हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। और आज है इसका बच्चों लेक्चर थर्ड, जिसके अंदर हम जानेंगे आपकी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आखिर वर्क कैसे करते हैं। आज के ही लेक्चर में आपको पता लगेगा कि क्यों मुझे जो है प्लाज्मिड को और जो मैं डिजायर्ड जीन काटना चाहता हूं डीएनए में से, दोनों को ही कट करने के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों यूज करना पड़ेगा। आज इसकी वर्किंग से आज आपको जो है इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जिससे कि सेम टाइप ऑफ एंड प्रोड्यूस हो। इसका रीजन ये है जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट जब मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपके दिमाग में एकदम बेहतरीन तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है आपके वेक्टर्स को शुरू कर देंगे, ठीक, यानी मॉलिक्यूलर व्हीकल के बारे में आपसे बात करी जाएगी। देखो ये लेक्चर थर्ड उसको समझ में आएगा जो लेक्चर वन और लेक्चर टू को अच्छे से देख के और रिवाइज करके आया है। अगर कोई बच्चा जो है आपके स्किप कर करके लेक्चर्स देख रहा है तो उसे देखो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज अगर कोई जो है लेक्चर थर्ड सीधे देखने आया है बायोटेक्नोलॉजी का, प्लीज पहले लेक्चर वन देखो, उसके बाद लेक्चर टू, देन लेक्चर थ्री। ये जो है आपका सीक्वेंस में चलने वाला चैप्टर है यार। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा किसी भी लेक्चर में अगर आपने एक भी टॉपिक पहले का मिस कर दिया, तो आपको ये बात आपके भेजे में सेट करनी होगी। ऐसे ही जो इसका अगला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी एप्लीकेशंस की बात करी गई है इसकी, जिसको प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला चैप्टर नहीं आएगा अच्छे से, उसको एप्लीकेशंस में कुछ मजा नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, तो आप जो है बच्चा सीक्वेंस में देखें, ठीक है, और थोड़ा सीरियसली देखें। बाकी समझ में आपको आ रहा होगा ऐसा मुझे पक्का विश्वास है, ठीक। और किसी भी बच्चे को जो है अगर नोट्स चाहिए, आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो वो उसे मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड दिख रहा है, स्कैन कर लो, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। और अगर जो है ये स्कैन नहीं करना है तो आपको लिंक भी जो है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो आओ आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं, ठीक। तो लास्ट लेक्चर आपको याद होगा मैं उम्मीद करता हूं। तो आज हम बात करेंगे भैया वर्किंग की। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्किंग, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालो वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो आप सबसे पहली जो हेडिंग डालोगे बच्चों वो डालोगे वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब देखो ये किस तरीके से वर्क करता है। क्या मैंने आपको जो है रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में? हाँ सर आपने बता दिया था। आपने हमें ये बताया था सर कि जब भी किसी भी डीएनए को कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करने के लिए आता है तो ऐसा नहीं है वो कहीं भी आके कट लगा के चला जाएगा। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो है अब एक पर्टिकुलर जो है क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वो उसको ढूंढता है तब जाके कट करता है। जैसे हिंद टू का हमने देखा था, क्या देखा था, GTTAAC, क्या हमने यही देखा था? हाँ सर हमने यही देखा था। जब वो इस सीक्वेंस को 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये जो मैंने सीक्वेंस बोला है बच्चों 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोला है, GTTAAC, बिल्कुल आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बताया है, यानी कि ये ढूंढेगा वो। और ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोई चीज ढूंढनी है तो आप क्या करते हो, सर्च करते हो। ऐसे ही जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है तो वो पूरी की पूरी एंटायर जो लेंथ होती है डीएनए सीक्वेंस की, उसको जो एंटायर लेंथ जो डीएनए की होती है उसको पूरी सीक्वेंस को क्या करता है वो रीड करता है। और जब उसको अपना सीक्वेंस मिल जाता है जो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे वो कट करता है, वहां से फिर वो कटिंग करता है। क्या आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताएं, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है ये जर्नली 4 बेस पेयर टू 8 बेस पेयर का होता है। शायद मैंने लास्ट लेक्चर में गलती से 6 to 8 बोल दिया था। जैसे आपने हिंद टू का देखा था 6 बेस पेयर का क्या था रिकॉग्निशन सीक्वेंस, GTTAAC, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक। और जो है अब अगर आप बात करते हो तो जर्नली ये कितने का होता है, 4 बेस पेयर टू 8 बेस पेयर का आपका होता है क्या, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और पता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट या फिर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपको पता है जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, ठीक।
अरे पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है? तो पैलिंड्रोमिक आपको मैं समझाता हूँ थोड़ी देर बाद, पहले जितना मैंने आपको बताया उतना पहले हम लिखते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से वर्क करते हैं, सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं पूरे के पूरे डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को, और अपना जो है स्पेसिफिक क्या ढूंढते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढते हैं। देखो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है भैया, इंस्पेक्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट लेंथ ऑफ, इंस्पेक्ट लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, इंस्पेक्ट लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, इंस्पेक्ट लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। और क्या ढूंढता है भैया, ये क्यों जो है इंस्पेक्ट कर रहा है पूरे के पूरे डीएनए को, जिससे कि वो ढूंढ सके क्या, और फिर ढूंढता है आपका क्या, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये ढूंढता है क्या, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और ये जर्नली जो होता है वो आपका 4 बेस पेयर टू 8 बेस पेयर का होता है। कितने का होता है भैया, 4 बेस पेयर, ये बीपी का मतलब बेस पेयर है भैया, 4 बेस पेयर टू 8 बेस पेयर का ये जर्नली आपका होता है। 4 बेस पेयर टू 8 बेस पेयर का आपको देखने को मिलता है कौन, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है आपका, इसी को कहा जाता है नोन एज, इसी को हम क्या कहते हैं, नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, नोन एज पैलिंड्रोमिक, नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अभी पैलिंड्रोमिक का मतलब मैं आपको बता दूंगा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और हम इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट, या फिर हम कहते हैं इसको रिस्ट्रिक्शन साइट, या फिर हम कहते हैं बच्चों इसको रिस्ट्रिक्शन साइट। बताओ समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना? या तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट के नाम से जानते हैं, या फिर हम कहते हैं इसको पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्या आपको समझ में आ गया? आ गया तो ऐसा करो, मैं हटता हूं और आप क्या करोगे बच्चे, इसको पॉज करोगे और नोट करोगे। और अब मैं आगे आपको बताता हूं कि पैलिंड्रोमिक का मतलब होता क्या है, ठीक है? हो गया, नोट कर लिया आपने? देखो आगे पॉज करो और नोट करो। अब देखो पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है, कल का सीक्वेंस याद करो, कल का सीक्वेंस याद करो। किसका सीक्वेंस कह रहा हूं मैं, हिंद 2 का सीक्वेंस जरा याद करो, मैं लिख के फिर से बता देता हूं आपको। कुछ इस तरीके से था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जी टी टी ए सी, ये 3 प्राइम हो गया। फिर आपको पता है आप इसको क्या करते हो, उल्टा एंटी, देखो फिर क्या लिखोगे आप यहाँ पर, जी टी टी ए सी। अब जरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, पहले जो है पहला वाला जो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड नंबर 1, और ये स्ट्रैंड नंबर 2, ठीक है? स्ट्रैंड नंबर 1 को 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में पढ़ो, इस तरीके से ही पढ़ोगे। देखो क्या आ रहा है, जी टी टी ए अब जरा सेकंड स्ट्रैंड को पढ़ो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में, इस तरीके से पढ़ोगे तो क्या आ रहा है, जी टी टी सी। अरे सर ये जब हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हैं, चाहे हम स्ट्रैंड नंबर 1 को पढ़ें चाहे स्ट्रैंड नंबर 2 को पढ़ें, ये तो सर दोनों सेम आ रहा है। यानी कि डीएनए सीक्वेंस जब आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रीड करने पे सेम आता है, उसी को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक। क्या आपको समझ में आ गया पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है? इसी को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। बताओ समझ में आ गया नहीं आया, हाँ या ना? ऐसे ही होते हैं आपके पैलिंड्रोमिक वर्ड, जैसे कि आपका है मैडम, देखो ऐसे ही होते हैं आपके कुछ पैलिंड्रोमिक वर्ड, जैसे कि है आपका मैडम। अब आप इसको किसी भी डायरेक्शन में पढ़ लो, चाहे इसको ऐसे पढ़ लो चाहे इसको ऐसे पढ़ लो, दोनों में ही मैडम आएगा। सेम ऐसा ही एक और शब्द है मलयालम, मलयालम, मलयालम। अब आप चाहे इसको ऐसे पढ़ लो और चाहे आप इसको ऐसे पढ़ो, अब आप जब पढ़ोगे तो आपको दोनों ही डायरेक्शन से सेम देखने को मिलेंगे। ऐसे शब्द को कहते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड, वहीं से ये शब्द बना है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यानी कि जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रीड करते हो,
इसको डीएनए सीक्वेंस को, तो आपको वो सेम ही देखने को मिलेगा। देखो खासियत इस बात की ये है कि मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिया है, आप इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी ले सकते हो, पर लेकिन फिर आपको दोनों ही स्ट्रैंड पर सेम डायरेक्शन लेनी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ऐसा मत कर देना कि स्ट्रैंड 1 पर तो ले ली 5 प्राइम टू 3 प्राइम, स्ट्रैंड 2 पर ले ली 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उल्टा कर दोगे तो कभी भी ये सेम आ ही नहीं सकता। क्या आपको समझ में आ गया? बताओ हाँ या ना। आ गया? तो ये होता है आपका भैया पैलिंड्रोमिक शब्द का मतलब, ऐसे ही ये कटिंग करता है। जरा देखो, मैं एक बार लिखा दूं फिर नोट डाल के इसको। चलो आओ, ये मैंने आपको समझा दिया और नोट डाल के लिखा भी देता हूं। आपके एनसीईआरटी में शब्द दे रखे हैं मैडम, मलयालम, ठीक है, देखो तो आप यहां पर डालोगे नोट। देखो नोट में लिखोगे आप पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक, और यहां पर लिखोगे इसका मीन्स, इसका मतलब क्या भी है। पैलिंड्रोमिक मीन्स करके आप यहां पर लिखोगे, देखो आप लिखोगे द डीएनए सीक्वेंस, द डीएनए सीक्वेंस इज सेम, इज सेम, कब ये सेम होता है? इज सेम व्हेन वी रीड, व्हेन वी रीड इन आ, इन आ डायरेक्शन, इन आ, इन आ डायरेक्शन, इन आ, अच्छा ऐसे लिखो इसको, इन आ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, इन आ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, इन ए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, in a 5 prime to 3 prime direction on both strand, on both strand। बताओ क्या आपको समझ में आ गया हाँ या ना? on both strand, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका ये वाला एग्जांपल इसका हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम का, जी टी टी ए ए सी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पर आप लिख लोगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जी टी टी ए ए टी। अब आप इसको कैसे भी रीड नहीं, मतलब आपको डायरेक्शन तो फिक्स करनी है भैया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो आप रीड करते हो तो आपको सेम ही सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ये कहना चाह रही है आपकी एनसीईआरटी पैलिंड्रोमिक शब्द के मतलब से। मैं नीचे पैलिंड्रोमिक वर्ड डाल के भी आपके लिए लिख देता हूं, कुछ आपको पैलिंड्रोमिक वर्ड भी देखने को मिलते हैं। पैलिंड्रोमिक वर्ड, वहीं से ये शब्द आया पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक वर्ड। जरा देखो पैलिंड्रोमिक वर्ड को, जैसे कि आपका हो गया बच्चों मैडम, जैसे कि आपका हो गया मैडम, MADAM, मैडम। अब चाहे आप ऐसे पढ़ो और इसको ऐसे पढ़ो तो मैडम ही आपको पढ़ाई पड़ेगा। और जैसे कि मलयालम, मल मलयालम, आप इसको ऐसे पढ़ो और आप इसको ऐसे पढ़ो तो आपको यहां से भी मलयालम ही ये देखने को मिलेगा। ये भी आपको, ये देखो, क्या आपको पैलिंड्रोमिक का मतलब समझ में आ गया? बताओ हाँ या ना। आ गया आपको पैलिंड्रोमिक का मतलब समझ? तो चलो आप इसको क्या करोगे बच्चा, नोट कर लोगे, ठीक। इसके बाद में आपको जो मैं कल बता रहा था, क्या बता रहा था कि जब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम करते हैं, जब ये कटिंग करते हैं तो ये भैया दो टाइप के एंड प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है स्टिकी एंड, दूसरा होता है आपका बच्चा ब्लंट एंड। अब इनकी बात करेंगे, ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंड से ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि भैया क्यों जो है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना जरूरी है आपके प्लाज्मिड को कट करने के लिए और डिजायर्ड जीन को कट करने के लिए डीएनए से, ठीक। आप इसको बच्चा पॉज करोगे और नोट करोगे, और इसके बाद आपकी स्टिकी एंड और ब्लंट एंड की बात आपसे करी जाएगी। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ स्टिकी, स्टिकी मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखोगे स्टिकी राइस होते हैं, देखे हैं वो, कभी आपने सिंचन देखा या फिर जो है जापान वाले यूज करते हैं सुशी खाते हैं, तो सुशी में देखा किस तरीके से बाइंड करके रहते हैं वो चावल, तो वो होते हैं आपके स्टिकी राइस, यानी कि चुपचुपे बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पर कुछ चुपचुपा एंड प्रोड्यूस करता है ये अपनी कटिंग के स्टाइल में।
तो देखो अब आप आगे हेडिंग डालोगे क्या, नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे भैया जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फॉर्म, restriction enzymes two types of form two types of and form two types of ends on the basis of mode of cutting on the, अरे यार दो दो बार दा लिख दिया, रुको यार, on the basis of, on the basis of mode of cutting, on the basis of mode of cutting, on the basis of mode of cutting, यानी कि कटिंग के बेसिस पर जो है जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग करता है तो भैया वो दो टाइप के एंड प्रोड्यूस करता है, एक तो होता है आपका स्टिकी एंड, एक तो होता है बच्चों आपका स्टिकी एंड। जो दूसरी टाइप का एंड होता है वो होता है ब्लंट एंड। कभी आपने ब्लंट सुना है? ब्लंट का मतलब होता है भौंटा, ठीक है, ब्लंट मतलब होता है बिल्कुल भौंटा। जैसे सपोज करो ये कोई लकड़ी का पीस है, ठीक है, इस तरीके से लकड़ी का कोई पीस ही आपका दे रखा है, ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से काट दूं, अगर मैं इस तरीके से इसको काट दूं तो देख रहे हो ये, क्या ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा? हाँ सर, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये इसको आपको एंड दिख रहा है, ये क्या है? ये इसमें कोई शार्पनेस नहीं है, बिल्कुल जो है आपका ये क्या है, भौंटा एंड है। बेसिकली इसी को हम कहते हैं ब्लंट एंड, इसी को कहते हैं ब्लंट एंड, ठीक है। देखो तो भैया दो तरह के एंड जो है ये प्रोड्यूस करता है, एक होता है स्टिकी एंड, इनके और भी नाम होते हैं बट याद करने की सच आपको कोई जरूरत नहीं है, स्टिकी एंड और आपके ब्लंट एंड। एक मिनट, अरे यार ये क्या हो गया, मिटाना कुछ और था मिट कुछ और गया यार, कोई ना। देखो एक तरफ आ गया बच्चा आपका स्टिकी एंड, एक तरफ आ गया आपका बच्चा स्टिकी एंड, स्टिकी एंड, और दूसरा एंड जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो होता है आपका बच्चों ब्लंट एंड, ब्लंट एंड। अब स्टिकी एंड को हम फ्री एंड भी कहते हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, बट जब मैं आपको बना के दिखा दूंगा तब आपके भेजे में सेट हो जाएगा। इसको फ्री एंड के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो स्टिकी एंड, अब ये स्टिकी एंड बनता कैसे है जरा ये देखते हैं। बनने से पहले मैं कुछ लिखाऊंगा, आपको वो जो है लिखना है, फिर आपको एक एक शब्द समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा यकीन करिएगा, ठीक है। चलो आप ऐसा करो बच्चा, इसको पॉज करो और इसको नोट करो, फिर अगली हेडिंग आप डालोगे स्टिकी एंड, ठीक है। तो स्टिकी एंड में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से कट करता है जरा समझना। आपको पता है कि जब भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा वो अपनी क्या पैलिंड्रोमिक साइट पे ही कट करेगा? हाँ सर, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही कट करने के लिए वो जाएगा। अब देखो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट करने का तरीका है, तरीका जैसे कि मैं 6 बेस पेयर का उसको मान लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं उसको 6 बेस पेयर का मान लेता हूँ। अब देखो मैं आपका जैसे मैं ले लेता हूँ GAATTC, मैंने सीक्वेंस ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा GAATTC। अब देखो इसको कट करने के मेरे पास दो तरीके हैं, कट करने के जरा तरीके देखिएगा। एक तरीका क्या है मेरे पास, देखना जरा, देखो एक तरीका मेरे पास क्या है, मैं इसको बिल्कुल बीच से काट दूं, बीच से मतलब दिख रहा है, यहां से जाऊं और इस तरीके से मैं इसको कट कर दूं। अब जरा देखो कट करने पे क्या ये भौंटा एंड बन गया? बताओ हाँ या ना। कट करने पे कैसा बन गया सर? ये तो भोंटा एंड बन गया, यानी ये तो ब्लंट एंड बन गया। बिल्कुल बच्चा, जब इस तरीके की कटिंग होती है यानी कि आपने बिल्कुल पैलिंड्रोमिक साइट के बीच से ही काट दिया तो उसको आप कहते हो ब्लंट एंड। जब बनता है तो ऐसे को कहते हो ब्लंट एंड। बट जब आप बीच से ना काट के थोड़ा साइड से काटते हो, आप बीच से ना काट के थोड़ा साइड से काटते हो, जैसे कि आपने यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया, तो क्या कुछ इस तरीके से कट जाएगा। और जब ये इस तरीके से कट जाएगा तो वो हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग। फिर आपको दिख रहा है, आपको GC तो बॉन्ड बनाते हुए दिख रहे हैं, पर TTAA जो है वो आपके दोनों साइड के लटके पड़े हैं, और ये जो लटके हुए एंड है इन्हीं को ओवर हैंगिंग एंड भी कहते हैं। यही है वो स्टिकी एंड जो जो कि तड़फड़ा रहे हैं, भैया आ जाओ, आ जाओ भैया अपोजिट बेस पेयर्स, हम तुम्हारे साथ क्या बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं। इन्हीं को कहते हैं स्टिकी एंड, यही है वो चिपचिपे एंड जो तैयार रहते हैं। तो आपने क्या देखा स्टिकी एंड में, जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने जो है पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस दे रखा है उसको बीच से ना काट के थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा
जो है आपका अ लिटिल अवे, दैट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फ्रॉम, नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, रुक जाओ। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या करा, जो आपका जो दे रखा है ये डीएनए, इसका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दे रखा है, उसको बिल्कुल बीच से ना काट के क्या करा, थोड़ा साइडवेज से काटा। जब इस तरीके से काटता है तो कुछ ओवर हैंगिंग एंड्स आपके लटक जाते हैं, कुछ एंड्स आपके ऐसे प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनको आप कहते हो ओवर हैंगिंग एंड्स, जो लटके हुए होते हैं उन्हीं को आप कह रहे हो स्टिकी एंड्स। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? अभी आपको अच्छे से और समझ में आएगा जब मैं आपके आगे डायग्राम बनाऊंगा इसका प्रॉपर। बट अब मैंने आपको एक जो है समझा दिया कि भैया ब्लंट एंड में हम क्या करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बिल्कुल बीच से ही काट दे रहे हैं, ठीक है, जबकि स्टिकी एंड में बीच से ना काट के थोड़ा अवे, सेंटर से थोड़ा दूर की तरफ काटते हैं, ठीक है। देखो, अब आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे स्टिकी एंड, आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे बच्चा स्टिकी एंड, स्टिकी एंड। तो मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है, जरा देखो। तो आप यहाँ पर लिखोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कट करता है डीएनए के स्ट्रैंड को अ लिटिल अवे, कट करता है स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे, लिटिल अवे कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। देखो ये याद रखना है, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट, यानी पैलिंड्रोमिक साइट का या फिर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है या फिर आप रिस्ट्रिक्शन साइट का जो सेंटर है उससे जस्ट लिटिल अवे जो है क्या करता है, ये कट लगाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, तभी स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं भैया। लिटिल अवे, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ, from the center of, from the center of palindromic site, from the center of palindromic site। बट कट कैसे लगाता है, देखो, बट दोनों, देखो दोनों स्ट्रैंड पर सेम साइड से ही कट लगा रहा है, देखो, बट बिटवीन द, बट बिटवीन द सेम, बट बिटवीन द सेम टू बेसेस, बट बिटवीन द सेम टू बेसेस on opposite strands, but between the same two bases on opposite strand। बट भैया जो अपोजिट स्ट्रैंड पर सेम बेसिस है वहीं पर कट लगाता है, जैसे कि आपने देखा मैंने जी के बाद कट लगाया था, उसने 5 प्राइम टू 3 प्राइम में वहां से भी जी के बाद ही कट लगाया, ऐसा नहीं उसने एक तरफ टी के बाद लगाया एक तरफ जी के बाद, नहीं बच्चा, जो आपके अपोजिट स्ट्रैंड के जो सेम टू बेसिस है ना उनके ही बीच में कट लगता है, ठीक है, जो कि आपको भी और समझ में आ जाएगा। एक और बार मैं आपको विद एग्जांपल ये समझाऊंगा कट लगा के, और दोनों में कट लगा के दिखाऊंगा, एक तरफ प्लाज्मिड का लूंगा, ठीक है, एक तरफ आपका जो है डीएनए का लूंगा, दोनों में कट लगा के और जोड़ते हुए आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो क्या आपको ये समझ में आ गया, तो ऐसा करो इसको पहले नोट कर लो फिर आपको और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। और जब आप इस तरीके से कट करोगे तो आपने अभी अभी देखा था कुछ आपको क्या हुआ था, सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एंड में देखने को पड़े दिखे थे, जो कि आपके लटक रहे थे। ये जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस आपके होते हैं इन्हीं को कहते हैं आपके स्टिकी एंड्स, इन्हीं को कहते हैं भैया स्टिकी एंड, क्योंकि इस तरह की कटिंग आपकी प्रोड्यूस करती है कुछ स्टिकी एंड्स को, ठीक है। समझ में आ गया, पॉज करो और इसको नोट कर लो, हो गया नोट। देखो अब आगे देखो, अब आप लिखोगे बच्चा दिस लीव्स, जब आप इस तरीके से कट करते हो तो ये क्या छोड़ देता है, दिस लीव्स सिंगल, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड। ये एंड में क्या छोड़ देता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस को छोड़ देता है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, दी, आप कहोगे देयर, देयर आर, देयर आर ओवरहैंगिंग, देयर आर ओवरहैंगिंग, देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स,
कॉल्ड स्टिकी एंड्स। और ये जो स्टिकी एंड है भैया किसी एक स्ट्रैंड पे नहीं, दोनों ही स्ट्रैंड पर बनाता है। कॉल्ड स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड, ऑन ईच स्ट्रैंड। बताओ समझ में आ गया हाँ या ना? आ गया? तो ऐसा करो आप इसको जो है नोट कर लो। अभी अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आ रहा है तो देखो थोड़ा सा इंतजार कर लो। ये सारे जो मीनिंग है ना आपको बेस्ट तो समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको कटिंग करके भी दिखाई थी। बट एक और बेहतरीन तरीके से कटिंग करके अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? उसमें तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है? पहले थोड़ी सी थ्योरी आप उसको लिख लो, ठीक है? हो गया आपका? कर लिया नोट आपने? कर लो नोट। अब इनको स्टिकी एंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? जरा देखो, लिखो। ये सब कुछ एनसीईआरटी में लिख रहा है भाई। समझ में नहीं आता है बच्चे स्किप कर देते हैं, और फिर जब ये इसके अंदर आ जाते हैं, किसके अंदर? आपके स्टेटमेंट बेस में, तो बच्चों के तोते उड़ जाते हैं। उनको ये लगता है यार स्टिकी एंड हमें पता तो था, कुछ इस तरीके से कटिंग करते हैं और जुड़ जाते हैं, बट ये लैंग्वेज में जो है वो फंस जाते हैं, ठीक है? स्टिकी एंड्स नेम्ड सो, इनका नेम ऐसा क्यों करा गया? स्टिकी एंड नेम्ड सो बिकॉज, इनका नाम इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि ये फॉर्म करते हैं क्या? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद कॉम्प्लीमेंट्री, विद कॉम्प्लीमेंट्री विद कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। अभी आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा, रुको। काउंटर पार्ट्स। और ये जो स्टिकीनेस होती है ये जो है बच्चा मदद करती है किसको? आपके डीएनए लाइगेज को। तो देखो जोड़ना है आगे जाके, तो उसकी जो है उसकी जो एक्शन होता है उस एंजाइम की, उसमें भी जो है आपकी ये जो स्टिकीनेस होती है इनके एंड की, वो काफी ज्यादा मदद करती है। तो ये वाली बात भी आप लिख लोगे। फिर इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ सीधे। स्टिकीनेस आप लिखोगे बच्चा, स्टिकीनेस, स्टिकीनेस ऑफ एंड, स्टिकीनेस ऑफ एंड, स्टिकीनेस ऑफ एंड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट क्या फैसिलिटेट करती है? एक्शन ऑफ, फैसिलिटेट एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो जो डीएनए लाइगेज आपका एंजाइम है उसकी जो वर्किंग होती है उसमें क्या करती है? मदद करती है जो स्टिकीनेस होती है इनके एंड की। अब आपको याद है जब मैंने आपको नोमेनक्लेचर सेकंड लेक्चर में कराया था तो वहां पर एक इको R1 का जिक्र हुआ था जिसका मैंने एग्जांपल दिया था। अब हम देखते हैं कि इको R1 कैसे वर्क करता है। और जो इको R1 की वर्किंग को आप जो मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको जितनी मैंने अब तक लैंग्वेज लिखी सारी समझ में आ जाएगी। जरा देखो, तो अब आप यहाँ पर लिखोगे एग्जाम्पल डाल के वर्किंग ऑफ इको R1, एग्जाम्पल डाल के वर्किंग ऑफ इको R1, वर्किंग ऑफ इको R1, वर्किंग ऑफ इको R1। ठीक है, जरा ध्यान से अब देखना। अब आपको पता है भैया ये जो कटिंग करता है ये एक तो जो फॉरेन डीएनए है आपका, यानी कि जिसमें डिजायर्ड जीन है उसको कट करेगा। सेकंड ये क्या करेगा? कटिंग करेगा किसकी बच्चा? आपके वेक्टर, किसकी? आपके वेक्टर डीएनए की, ठीक है? वेक्टर के जेनेटिक मटेरियल की भी करेगा। तो जरा आओ देखते हैं। एक तरफ मैं बना लेता हूं आपका वेक्टर डीएनए, एक तरफ बना लेता हूं मैं बच्चा आपका वेक्टर डीएनए। जरा देखो, ये देखो। अरे यार ये ज्यादा बड़ा बन गया क्या? एक मिनट, चलो इसको इतना मिटा देते हैं, इतने से ही काम चल जाएगा। ज्यादा बड़ा बनाने का कोई सेंस बनता नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ, G A T C। यही लेके मैंने समझाया था आपको, बताओ हाँ या ना? यही लेके समझाया था ना? रीजन था भैया क्योंकि इको R1 कटिंग ही इस सीक्वेंस की करता है। तो इको R1 का आपका
पैलिंड्रोमिक साइट है या फिर आपकी रिस्ट्रिक्शन साइट है या फिर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है या फिर रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, ये सब एक ही बात है भैया। ये चारों जो मैंने शब्द बोले सेम एक ही बात बता रहे हैं सीक्वेंस को। तो इसका जो रीडिंग सीक्वेंस होता है वो होता है GAATTC, ठीक है। तो जरा देखो, और जब आप इसके काउंटर पार्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे GAATTC। बताओ ऐसे ही होगा? हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब जरा देखो, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है भैया वेक्टर डीएनए। ये बनाया है मैंने बच्चा आपका वेक्टर डीएनए। अब एक तरफ वेक्टर डीएनए आएगा, दूसरी तरफ आएगा आपका बच्चा फॉरेन डीएनए। दूसरी तरफ आएगा बच्चा आपका फॉरेन डीएनए। जरा देखो, दूसरी तरफ आएगा आपका फॉरेन डीएनए। इस तरीके से ले लो भैया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया भैया आपका फॉरेन डीएनए, यानी कि वो डीएनए जिसके पास जो है हमारा डिजायर्ड जीन है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, यहां पर लिख दोगे फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए। अब देखो, अब यहां पर मैं लिखना शुरू करता हूं, जरा देखना, GAATTC, GAATTC। अब जो है वो आपको देखना है कि भैया ये जो है दोनों के क्या हो गए भैया, सीक्वेंस हो गए। क्यों? अगर हम इको R1 से काट रहे हैं इसको, तो भैया जो वेक्टर डीएनए पे जो सीक्वेंस इको R1 ढूंढेगा वही सेम जो है सीक्वेंस भैया फॉरेन डीएनए पे भी तो ढूंढेगा, क्योंकि भैया वर्किंग जो इसकी कटिंग है वो तो सेम है। आपको इसी से पता लगेगा कि हम सेम ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों, क्योंकि जो इको R1 एंड प्रोड्यूस करेगा वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा, और दोनों में ही सेम तरह के स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा, तभी तो वो एक दूसरे से चिपक पाएंगे। अगर दूसरा एंजाइम वहां पर इस्तेमाल कर लिया तो वो अलग तरह का एंड प्रोड्यूस करेगा, इसने अलग तरह का एंड प्रोड्यूस करा, जुड़ेंगे कैसे दोनों भैया। सपोज करो ये आपकी क्या है, एक ब्रिक है, ठीक है, और ये है आपकी दूसरी ब्रिक। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो आपको भैया कटिंग कैसे करनी होगी, सेम चीज से ही तो करनी होगी। सपोज करो इसको मैं इस तरीके से कट कर देता हूं, इसको मैं इस तरीके से कट कर देता हूं, और अगर मैंने दूसरा वाला जोड़ना है तो मैंने इसकी भी कटिंग भी तो इस तरीके से करनी है। जब मैं इस तरीके से कट करूंगा तभी तो, नहीं एक मिनट, नहीं 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 नहीं, देखो 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 ये कैसे जुड़ेगा, रुको। जैसे सपोज करो इसकी कटिंग मैंने इस तरीके से कर दी ना, अब देखो अगर मुझे इसको इसके साथ जोड़ना है तो क्या मुझे इस तरीके से इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, बताओ हाँ या ना। जब मैं इसकी इस तरीके से कटिंग करूंगा तभी तो जाके ये भैया दोनों चिपकेंगे। जरा देखो बताओ हाँ या ना। जब मैंने इसकी कटिंग इस तरीके से करी, देखो क्या ये दोनों चिपक गए, बताओ हाँ या ना। देख रहे हो दोनों ब्रिक, अगर मैं किसी और से कर देता वो भी सेम टाइप का एंड इस तरीके से प्रोड्यूस कर देता तो दोनों जुड़ ही नहीं पाते। अभी आपको समझ में और अच्छे से आएगा, जरा देखना ध्यान से। अरे यार एक मिनट, इसको हटाते हैं, इसको लेके आते हैं, जरा देखो। अब इसका जो कटिंग करने का तरीका है जरा वो आप देखो, ठीक है, जरा देखना। अब ये कटिंग किस तरीके से करता है, कलर आपका ले लिया जाए ग्रीन, चलो आओ। तो देखो ये क्या कट करता है, ये इसको इस तरीके से कट करता है, ये इस यहां से कट करता है ये। और मैंने क्या कहा था, जो कटिंग होगी बच्चा वो आपकी बिटवीन सेम बेसिस होगी ऑन द बोथ स्ट्रैंड। जरा देखो बिटवीन सेम बेसिस, देखो ये यहां पर इसने कटिंग करने के लिए आया, तो ये जो यहां पर कटिंग करने के लिए आएगा, देखो सेकंड स्ट्रैंड पर ये यहां पर आएगा, जिससे कि सेम बेसिस के बीच में हो। क्या आपको समझ में आया हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। वहां उसने GAA के बीच में काट रहा है, तो यहाँ भी GAA के बीच में देखो काट रहा है, दिख रहा है आपको। अब जब यहाँ पर एक कटिंग करेगा तो क्या यहाँ पर भी सेम वे में कटिंग करेगा, हाँ या ना बताओ मुझे। हाँ सर सेम वे में कटिंग करेगा सर, ये सेम वे में क्या करेगा, कटिंग करेगा, ये सेम वे में सर कटिंग कर देगा। क्या आपको समझ में आ रहा है हाँ या ना, मुझे इतना बताओ भैया। ये जो सीक्वेंस को कट करता है वो कट करता है GAATTC, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपका एंड है, ठीक है। अब जब कटिंग करता है तो GA के बीच में करता है, GA के बीच में करता है, तो सब जगह GA के बीच में कटिंग करेगा, हाँ सर करेगा। तो जरा देखो क्या होगा फिर इसके बाद, जब ये इसको इस तरीके से कट कर देगा तो जरा देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इको R1 ने कटिंग कर दी, यहाँ पर भी क्या हुआ आपके इको R1 ने कटिंग कर दी। तो यहाँ पर मैं लिख दूं इको R1, हाँ सर आप यहाँ पर लिख दो इको R1। इशर्शिया कोलाई, याद करो इसका पूरा नाम क्या था, इशर्शिया कोलाई RY13 फर्स्ट, इशर्शिया कोलाई RY13 फर्स्ट जो है इसका पूरा का पूरा नाम था। अब जरा देखो जब ये इस तरीके से इसको कट कर देगा तो जरा मुझे एक बात बताना, जब इसको कट कर देगा तो क्या ये इस तरीके से कट करते हुए ऐसे ये अलग कर देगा इस पोर्शन को, इससे बताओ हाँ या ना।
और जब ये यहाँ से कट कर देगा तो क्या इसको इस तरीके से इस पोर्शन को कट कर देगा अलग। अब इसको कट करके मैं अलग करते हुए दिखा भी देता हूँ, इस पोर्शन को कट करते हुए मैं अलग करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ये देखो, तो अब यहाँ पर सीक्वेंस क्या आएगा, सीक्वेंस में देखो जी, जी तो रहेगा हाँ, पर सर ए ए टी टी सी जो है नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो इसने कट करके निकाल दिया। यहाँ पर क्या बचेगा सर, यहाँ पर सी बचेगा, आपका टी बचेगा, टी बचेगा, आपका ए बचेगा और आपका ए बचेगा। अब जरा देखो क्या आपको ये लटका हुआ एंड दिख रहा है, और ये देखो ये वो आपके जो है क्या है, ये जो है तड़प रहे हैं भैया क्या बनाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। ऐसे ही एंड इसने दूसरे एंड पर कट करे हैं, ऐसे ही सेम वे में इसने क्या करा है भैया, फॉरेन डीएनए में भी सेम वे में कट लगाया है, जरा देखो सेम वे में कट लगाया है, जरा देखो, ये देखो बच्चों, जिस तरीके से वहां कटिंग के लिए लिखा है वैसे ही लिखो। देखो यहाँ पर जी रहेगा, बिल्कुल सर यहाँ पर जी रहेगा, इसके बाद ये वाला क्या पूरा पोर्शन कट कर दिया, हाँ सर, तो ये नहीं आएगा। जरा देखो इसने ये टी टी यहाँ पर बचेगा, सी टी टी ए ए। अब देखो इसके ये वाले जो एंड हैं, क्या ये जो है आपके ओवर हैंगिंग एंड्स हैं, हाँ सर। अब जरा देखो दोनों को मैच करके देख लो, वहां से भी टी टी ए बच रहा है, वहां पर ए टी टी बच रहा है। जब दोनों को जोड़ोगे तो देखो दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। इसलिए भैया सेम जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कटिंग करते हैं, अगर मैं किसी और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देता तो भैया ये दोनों जुड़ नहीं पाते। अब जरा देखो ये दोनों क्या करेंगे, इस तरीके से ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जो है आपके क्या है, देखो ये आपका स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ, ये रहा आपका स्टिकी एंड, और सेम स्टिकी एंड यहां पर भी प्रोड्यूस हो गया, देख रहे हो। और होगा क्या, अब ये जो है इसके साथ इस तरीके से जाके क्या होगा बच्चा, जुड़ जाएगा, इस तरीके से जुड़ जाएगा। आगे क्या होगा यहाँ पर होगा डीएनए लाइगेज का एक्शन, यहाँ पर होगा बच्चा डीएनए लाइगेज का एक्शन। चलो कलर दूसरा ले लिया जाए, यहाँ पर होगा आपका एक्शन किसका, डीएनए लाइगेज का। अब यहाँ पर एक्शन कौन करेगा भैया, डीएनए लाइगेज करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। अब डीएनए लाइगेज एक्शन करेगा और जो है इनको क्या कर देगा भैया, जोड़ देगा, इनको क्या करेगा बच्चा, जोड़ देगा। ठीक है चलो आओ, तो देखो अब नेक्स्ट पेज पर मैं बनाऊं, बिल्कुल सर बना दो। जरा देखना कलर हमने कौन सा लिया, ये वाला लिया ना, ठीक है जरा देखो, ये ये देखो यहाँ से कौन था, यहाँ पर था आपका सिर्फ जी, याद है ना जी था, और यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर था सी टी टी ए ए, यही तो था, बिल्कुल सर यही था। और ये रहा इसके देखो इस तरीके से निकले हुए ये स्टिकी एंड, ये रहा आपका। और देखो दूसरी तरफ यहाँ पर कैसे था, यहाँ पर था आपका बच्चा, जरा देखो यहाँ पर आपका क्या आएगा, इसका काउंटर पार्ट ए ए टी टी, देख रहे हो, देखो इस तरीके से दिख रही है बॉन्डिंग, हाँ सर ये दिख रही है, देख रहे हो। और यहाँ पर क्या आएगा भैया, यहाँ पर आएगा सी और यहाँ पर आएगा इसका जी, जरा देखो, ये देखो, क्या आपको अब ये जुड़ता हुआ दिखा, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। क्या आपको ये वाला पार्ट इसका दिख रहा है, ये देखो दोनों कलर से बहुत ही शानदार दिख रहा है, यहाँ पर हमने क्लियर कट दिख रहा है कि भैया किस तरीके से जो है आपका वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए आके आपके किस तरीके से जुड़े हैं। इस तरीके से जो है आपका कौन करता है भैया, इस तरीके से वर्किंग होती है आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। और ये जो आपका बन के आया है बच्चों, इसी को आप कहते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी को आप कहते हो बच्चा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो आपका प्रोड्यूस हुआ है भैया यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको मैं किसी और कलर से आपका हाईलाइट भी कर सकता हूं। एक बार ये यूज करके देखें क्या, चलो देखो, एक बार मैं इसको आपको इस तरीके से ये यूज करके दिखाता हूं। अब दूसरी तरफ ले लेते हैं हम दूसरा कलर, देखो, ये देखो, वाह यार ये अच्छा काम हो गया यार, इस हाइलाइटर का इस्तेमाल करके ये अच्छा काम हो गया। ये जो आपको दो कलर से देखने को मिल रहा है, इससे क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है भैया,
देख रहे हो किस तरीके से दोनों के दोनों अलग अलग हैं और मतलब सेम एंड प्रोड्यूस करे। अब आपको समझ में आ गया भैया कि हमने वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ई को R1 से क्यों काटा, जिससे कि सिमिलर टाइप के स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो। इस बात को नोट डाल के भी लिखो, इस बात को बच्चा नोट डाल के भी लिखो आप, इस बात को हम नोट डाल के भी लिखेंगे। देखो इस बात को आप नोट डाल के भी लिखोगे, बोथ बोथ वेक्टर एंड बोथ वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए, both vector and foreign DNA cut by E co R1, that is Escherichia coli RY13 first. So it produces similar type of so it produces similar sticky ends. So it produces similar sticky ends. बताओ समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना? क्या अब आपकी सारी की सारी समस्याएं दूर हो गई, हाँ या ना? चलो मैं पिछली स्लाइड पर लेके चलता हूँ आपको। और अब आप क्या करोगे बच्चा, इसको नोट कर लोगे, मैं हटूंगा और आप क्या करोगे बच्चा, इसको कर लोगे नोट डाउन। तो आप इसको नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको ब्लंट एंड पढ़ाऊंगा। देखो ब्लंट एंड तो बहुत ही आसान है, ब्लंट एंड तो बच्चा बहुत ही आसान है। आपको पता है कि भैया जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का सेंटर है उसमें जाओ और सेंटर से उसको कट कर दो, उसके बाद आपके सामने आ जाएंगे भोंटे एंड। कैसे आ जाएंगे? भोंटे एंड, ठीक। उसी को आप कहते हो बच्चा ब्लंट एंड, राइट? आपको समझ में आ गया? और देखो ब्लंट एंड के बाद जो है आपका टॉपिक आ जाएगा वेक्टर्स, बट आप फिलहाल इसको नोट करें। पॉज कर लिया बच्चों, हो गया नोट? अब आ जाओ, मैं नेक्स्ट स्लाइड आपकी लगा देता हूं। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है भैया किस तरीके से जो है ये दोनों आपके जुड़ रहे हैं, ठीक है? सेम एनसीईआरटी में भी ऐसे ही आपका दे रखा है, राइट? अब आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे। इसके बाद जो होगा सेकंड टाइप ऑफ एंड, दैट इज ब्लंट एंड। यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे होते हैं जो आपका डीएनए जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है या फिर आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है उसके सेंटर से ही उसको जो है कट करते हैं, ठीक है? और वहां पर भी आपको पता भी है सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन जो होगी, दोनों बोथ स्ट्रैंड में एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन पर ही क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ हाँ या ना? चलो लिखें, ब्लंट एंड करें। अब आ जाओ ब्लंट एंड करते हैं। अब आप डालोगे नंबर 2 और यहां पर लिखोगे ब्लंट एंड, ब्लंट एंड। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या किस तरीके से कटिंग करते हैं जरा देखो, सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट, कट करते हैं दोनों स्ट्रैंड को, कट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, कट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट एग्जैक्टली, एट एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन, एट एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन, एट एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन। और कहां पर कट कर रहे हैं, कट करते हैं ये आप लिखोगे बच्चा टिपिकली, टिपिकली इन सेंटर ऑफ, टिपिकली इन सेंटर ऑफ, टिपिकली इन सेंटर ऑफ, टिपिकली इन सेंटर ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है? या फिर आपकी रिस्ट्रिक्शन साइट, कुछ भी कह लो भैया, बात सेम ही है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इससे होगा क्या, रिजल्टिंग इन, जब आप सेंटर से काटोगे तो क्या बनेगा भैया, ब्लंट एंड बनेगा, रिजल्टिंग इन ब्लंट एंड, रिजल्टिंग इन ब्लंट एंड। देखो बाकी मैं इसका एग्जांपल भी आपको बता दूंगा। एग्जांपल इसका भैया SMA1, जिसको आप कह सकते हो सेरेटिया मार्सेंसिस, कुछ ऐसा ही कहते हैं, मार्सेंसिस, ठीक है?
तो आप बच्चा इसको पॉज करो और आप इसको नोट करो, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। हो गया नोट? चलो आओ देखो, इसका एग्जाम्पल आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर करा देता हूँ। वैसे तो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, जरा देखो। इसका एग्जाम्पल है आपका SMA 1, और आप लिखना चाहो तो इसका लिख सकते हो यहाँ पर नाम सेरेटिया, सेरेटिया मारसेंस। पता नहीं भैया इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, आप ही देख लो। आओ देखो, चलो बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ 5' to 3', ये बहुत ही आसान है भाई। T T C और G G G, देख रहे हो कितना आसान है। 3', और यहाँ पर आप क्या करोगे, 5' to 3'। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे G G G C C C। अब भैया जब ये कटिंग करने के लिए इसमें आएगा, तो जरा देखो ये कटिंग करता है इसकी यहाँ से, देख रहे हो बिल्कुल सेंटर से कटिंग करेगा। देख रहे हो बिल्कुल सेंटर से आके क्या कर देगा भैया, ये इसको कट कर देगा। बिल्कुल सेंटर से आके क्या कर देगा बच्चा, ये इसको कट कर देगा। तो देखो ये क्या करेगा, बिल्कुल यहाँ से आके सेंटर से इसको कट कर देगा। कौन? आपका SMA 1। तो देखो SMA 1 जब इस पर वर्क करेगा तो क्या करेगा, इस तरीके से जो है इसको कट कर देगा। देखो, तो यहाँ पर आएगा आपका C T T, और यहाँ पर आएगा आपका G G G। ठीक है, और यहाँ पर आपका आएगा 3', यहाँ पर आएगा 5', यहाँ पर आएगा G G G, और यहाँ पर आएगा C C C। बताओ समझ में आ गया हाँ या नहीं, बताओ आ गया समझ में? तो इस तरीके से क्या करेगा बच्चा, कट कर देगा। राइट, अब ये 5' है तो भैया ये एंड कौन सा कहलाएगा, 3'। ये 3' है तो ये एंड कहलाएगा 5'। ये 3' है तो ये एंड कहलाएगा 5'। ये 5' है तो ये एंड कहलाएगा 3'। बताओ समझ में आ गया? आगे आके जो है वो दूसरे वाले इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। बताओ समझ में आ रहा है हाँ या ना? समझ में आ गया? बढ़िया, चलो आओ देखो। अब तक चलो, अब एक और नोट आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। वो नोट ये है कि भैया वैसे तो मैंने वहां पर आपको लिखवा दिया था ब्लंट एंड में, आपको जब स्टिकी एंड कराया था कि हम सेम से क्यों काट रहे हैं, जिससे कि, बट आप फिर भी लिख लो कि जब भी आप फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को काटते हो तो आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही यूज करते हो, कोई दूसरा यूज नहीं करते हो। तो नोट डाल के इस बात को भी आप लिख ही लो बच्चा। लिखो, नोट डालो। नोट डाल के आप क्या लिखोगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम cuts both, cuts both foreign, cuts both foreign DNA and vector DNA at specific, at specific point। बताओ समझ में आ गया ये आपको नोट आया ना? यानी कि जब भी आप किसी भी फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को ही क्या करते हो, आप जो है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। कौन से स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है, रिस्ट्रिक्शन साइट की बात हो रही है भैया। ठीक है, बताओ समझ में आ गया हाँ या ना? अब अगर आपके ये समझ में आ गया तो अब हम जो है अब वेक्टर की चर्चा आपसे करेंगे। वेक्टर क्या है? वेक्टर है आपका मॉलिक्यूलर व्हीकल। तो अब आप हेडिंग डालोगे बच्चा वेक्टर के बारे में। अच्छा किसी ने नोट करना हो तो कर लिया क्या ये नोट? बैठो एक बार, कर लो बच्चा, पॉज करो और नोट कर लो। हो गया नोट? चलो आओ देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे पॉज करो और नोट कर लो। हो गया? अब देखो, अब आप डालोगे बच्चा वेक्टर। अब आपकी हेडिंग होगी वेक्टर। अब हेडिंग होगी बच्चा आपकी वेक्टर, वेक्टर्स। और वेक्टर्स को आप क्या कहते हो, मॉलिक्यूलर व्हीकल। आप कहते हो बच्चा मॉलिक्यूलर व्हीकल।
मॉलिक्यूलर व्हीकल। अब जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो आपको जो है सबसे ज्यादा प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज ही देखने को मिलेंगे। अब प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज को ही हम वेक्टर क्यों लेते हैं, रीजन है देखो, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज जो है उन दोनों के पास एक कैपेबिलिटी है कि भी हम खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके वो खुद से क्या कर सकते हैं बच्चा, रेप्लिकेट कर सकते हैं। उनको जो है, जो उसका डीएनए है बैक्टीरियल सेल का, जो क्रोमोसोमल उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है, खुद ब खुद कर सकते हैं। इसलिए प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज जो है आपके बेहतरीन वेक्टर्स माने जाते हैं। ठीक, बैक्टीरियोफाज का जो है आपका हाई कॉपी नंबर होता है, यानी कि वो अपनी रेप्लिका बहुत तेजी से बनाता है। प्लाज्मिड का जो कॉपी नंबर होता है वो 1 से 2 भी हो सकता है पर सेल, या फिर 15 to 100 हो सकता है पर सेल। और ये नंबर जो है इससे भी ज्यादा हो सकता है किसका बच्चा, आपके प्लाज्मिड का। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ, इतने पॉइंट्स आपको समझ में आए, लिखें, चलो आओ लिखते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहले बताया बच्चा, आपके जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज होते हैं, आपका जो बच्चा प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज होते हैं, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज क्या है इनके पास, इनके पास है एबिलिटी, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, एबिलिटी टू रेप्लिकेट। और कहां पर, विद इन द बैक्टीरियल सेल, विद इन द बैक्टीरियल सेल, विद इन द, विद इन द बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो है क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपीज बना सकते हैं विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। और वो भी इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट ऑफ द, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। तो भैया जो बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल है उससे इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये जाएगा और अपनी कॉपी जो है बना लेगा, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ, आ गया? तो आप बच्चा इसको पॉज करोगे और नोट करोगे, ठीक। और हम क्यों यूज कर रहे हैं भैया बैक्टीरियोफाज प्लाज्मिड को, क्योंकि भैया इनका हाई कॉपी नंबर है। समझ में आ रहा है, कर लिया नोट? आओ चलो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। तो आप यहाँ पर लिखोगे बच्चा, बैक्टीरियोफाज हैव, आप लिखोगे भैया बैक्टीरियोफाज हैव, बैक्टीरियोफाज हैव हाई कॉपी नंबर। ये इसका जो कॉपी नंबर होता है वो हाई होता है, यानी कि अपनी जो कॉपीज है वो उनको, उसका नंबर जो है काफी ज्यादा हाई है, यानी बहुत ज्यादा अपनी रेप्लिका ये बनाता है। देखो आगे जो प्लाज्मिड होता है आपका, देखो ये कुछ पॉइंट बेस्ड फैक्ट हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में लिख रहे हैं, और ये एज इट इज स्टेटमेंट में आ जाएंगे। फिर आपको अगर कुछ भी उसने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया तो आप इधर उधर देखते रह जाओगे, आप आंसर नहीं दे पाओगे। आपको पता होनी चाहिए इन पॉइंट्स को, अगर आप 2-3 बार रीड आउट कर लोगे ना कि बैक्टीरियोफाज का हाई कॉपी नंबर है भैया, और जो प्लाज्मिड होता है ये वो 1 से 2, उसका कॉपी नंबर 1 से 2 भी हो सकता है पर सेल, या फिर 15 to 100 भी हो सकता है पर सेल, और 15 to 100 से भी हाई हो सकता है क्या, प्लाज्मिड का कॉपी नंबर। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जो आज के वेक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्यों कर रहे हैं, वो किस में मदद करते हैं, एक तो उनसे जो आपकी फॉरेन डीएनए की लिंकिंग है वो क्या है बच्चा, बहुत ही आसान है। दूसरा, ये जो वेक्टर होते हैं ये मदद करते हैं किसके सिलेक्शन में भैया, रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में मदद करते हैं, छांटने में मदद करते हैं रिकॉम्बिनेंट को, किससे, नॉन रिकॉम्बिनेंट से। अब आपको इस समझ में नहीं आएगा सर ये रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या बात है, तो अभी मैं आपको प्रॉपर्टीज कराऊंगा किसकी, वेक्टर की, तब वहां पर हम इसको अच्छे से अभी समझाएंगे आज के ही लेक्चर में, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो प्लाज्मिड के बारे में आप लिखोगे, प्लाज्मिड का जो कॉपी नंबर है, प्लाज्मिड का जो कॉपी नंबर है बच्चों, प्लाज्मिड का जो कॉपी नंबर है वो आपका क्या है, 1 to 2 पर सेल, या भैया 15 to 100 पर सेल, 15 to 100 पर सेल, और ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। आप नोट में लिख दोगे नीचे, नंबर कैन गो, नंबर कैन गो even higher, number can go even higher,
बताओ समझ में आ गया, हाँ या ना? आ गया? अब तक फैक्टर बेस्ड ही चल रहा है, ऐसा कुछ मैंने टॉप चीज नहीं बताई है। अब जरा देखो, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। जो आजकल के वेक्टर्स होते हैं, टुडेज टुडेज वेक्टर, जो वेक्टर होते हैं जरा देखो, टुडेज वेक्टर क्या करते हैं? हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए। दूसरा किस में मदद करते हैं? फॉरेन डीएनए। आप लिखो यहाँ पर हेल्प इन, एक मिनट, टुडेज वेक्टर हेल्प इन इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे यहाँ पर? हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ। ये वाली लाइन आपको अभी समझ में नहीं आएगी, बट थोड़ा सा रुक जाओ, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, अभी आप कुछ सेलेक्टेबल मार्कर करके पढ़ोगे, अभी आपको समझ में आएगा। हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। अब आपको ये लाइन अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होगी, सर ये रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है क्या? अभी आपने देखा था भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। अभी आपको इतना समझ में आएगा नहीं, बट आप फिलहाल क्या करो बच्चा, इसको पॉज करो और नोट करो। इसके बाद हम एसेंशियल फीचर्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है? वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा भैया ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? जब पहले तो मैं आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई के बारे में बताऊंगा, यानी कि वेक्टर वो है हमारे लिए, जिस वेक्टर वो हमारे लिए बढ़िया जिसके पास कुछ फीचर्स होने ही चाहिए। जब ये उसके पास फीचर्स होंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन वेक्टर कहलाएगा, उसको हम बायोटेक में यूज कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें से पहला होगा ओआरआई, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसका ओआरआई नंबर हाई होता है वो वेक्टर हमारे लिए बहुत शानदार है। दूसरा होता है सेलेक्टेबल मार्कर। ये सेलेक्टेबल मार्कर इतना जरूरी है कि भैया यही हमें बताएगा कि भैया कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन आपका रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, सारी कुछ में मदद ही हमारा सेलेक्टेबल मार्कर करता है, ठीक है? जरा देखो, क्या आपने नोट कर लिया बच्चों? जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, सर ये सर क्या बात कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये सारी बातें समझ में उसको आ रही होंगी जिसने पहले पढ़ रखा है, ठीक है? उनके कंसेप्ट और अच्छे करेंगे जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, ठीक है? अब आप डालोगे बच्चों एसेंशियल फीचर्स ऑफ, अब आप डालोगे यहाँ पर एसेंशियल फीचर्स ऑफ, एसेंशियल फीचर्स ऑफ वेक्टर। यानी कि जो वेक्टर होता है बच्चों, उसके कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं, ठीक है? कौन कौन से वो फीचर होते हैं जरा आओ जानते हैं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ वेक्टर, देखो, जिसमें से फर्स्ट आता है भैया वो आता है आपका ओआरआई, जिसको आप कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या मैं आपको ओआरआई बता चुका हूँ? हाँ सर, आपने हमें ओआरआई बताया था कि कोई भी जो डीएनए सीक्वेंस होता है आप वहां पर देखते हो उसमें कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको जहां से वो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसी को हम कहते हैं आपका ओ आर आई। क्या कहते हैं बच्चा? ओ आर आई, ठीक है? देखो, ऐसा नहीं है भैया कहीं भी कुछ भी चालू हो जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पर लिखोगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो भैया वेक्टर जो आप ले रहे हो उसमें ओ आर आई होना चाहिए। अगर ओ आर आई नहीं होगा तो भैया रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। डीएनए में जो है आपका एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है डीएनए में आप कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दोगे, नहीं बच्चा। अगर उसके पास वो सीक्वेंस है तभी वहां से ही स्टार्ट होगा, और उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की जगह उसको हम कह रहे हैं ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है? जिसको आप कहते हो बच्चा ओ आर आई, जिसको आप कहते हो बच्चा ओ आर आई। देखो, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे सीक्वेंस, सीक्वेंस फ्रॉम वेयर, सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो भैया ऐसा सीक्वेंस जहां से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसी को आप कहते हो बच्चा क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, ठीक है? आगे देखो,
तो जो आप डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए देखो, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को आप क्या करते हो, लिंक करते हो किसके साथ, ओआरआई के साथ। जरूरी है, अगर आप ओआरआई के साथ लिंक नहीं करोगे तो भैया उसकी कॉपी कैसे बनेंगी, लिंक टू ओ आर आई, लिंक टू ओ आर आई, लिंक टू ओ आर आई, देन देन रेप्लीकेट। उसके बाद क्या होगा, इसका रेप्लीकेशन होता है कहाँ, विद इन द होस्ट सेल, विद इन द होस्ट सेल, देन रेप्लीकेट विद इन द होस्ट सेल, विद इन दी होस्ट सेल। यानी कि जो आप डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए लेके आए हो, जो डिजायर्ड जीन है बच्चा, जब आप उसको ओआरआई से लिंक कर दोगे तभी जाके जब वो होस्ट सेल में पहुंचेगा तभी वो अपनी क्या कर पाएगा भैया, उसको अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा। और ये जो ओआरआई आपको दिख रहा है भैया, ये कंट्रोल करता है नंबर ऑफ कॉपी, नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। यानी कि अगर कोई आपके पास ऐसा ओआरआई है जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है, तो जो आपका लिंक्ड डीएनए उसकी भी हाई नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगी। अगर कोई जो है ओआरआई ऐसा है जो लो कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है, तो आपका जो लिंक्ड डीएनए है ओआरआई से, उसकी क्या होगी, कम जो है क्या बनेगी, कॉपी बनेंगी। दैट मीन्स अगर आप बायोटेक में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि यार मैं एक ऐसा प्लाज्मिड लूं जिसका ओआरआई नंबर जो है आपका, एक ऐसा वेक्टर लूं जिसका ओआरआई जो है वो, उसका जो ओआरआई हो उसका कॉपी नंबर हाई हो। क्या आपको समझ में आया ओआरआई का मतलब क्या है, क्यों जरूरी है ओआरआई, क्यों एक एसेंशियल फीचर है ओआरआई किसी वेक्टर के लिए। देखो आगे आप लिखोगे, आगे आप लिखोगे बच्चों, ओ आर आई, जो आपका ओ आर आई है वो क्या करता है, वो आपका कंट्रोल, क्या कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ, कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। बताओ समझ में आ गया, हाँ या ना। बाद में मुझे एक नोट और डलवाना है, बट पहले आप पॉज करो और इसको नोट करो। मैं आपको वही बताऊंगा, अगर कोई चाहता है कि भैया उसके जो डिजायर्ड डीएनए है उसकी ज्यादा कॉपी बने, तो उसको एक ऐसा वेक्टर चुनना चाहिए जिसका ओआरआई सपोर्ट करे हाई कॉपी नंबर को। यानी बात बहुत क्लियर है भैया, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए अपने डिजायर्ड डीएनए की, डिजायर्ड जीन की, तो आपको जो है एक ऐसा जो है वेक्टर लेना पड़ेगा जिसका ओआरआई नंबर बहुत ही ज्यादा हो, या फिर उसका ओआरआई नंबर हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। क्या आपको समझ में आ गया, इतना नोट कर लिया आपने, चलो आओ देखो। ये कहाँ गई स्लाइड यार, आ जाओ देखो। तो अब आप बच्चा यहाँ पर एक नोट डाल लोगे, आप डाल लोगे यहाँ पर एक नोट, ठीक है, और लिखोगे इफ समवन, इफ समवन वांट्स, if someone wants many copies of, if someone wants many copies of desired DNA, then he should, then he should choose, then he should choose vector whose whose ORI, उसका जो एक ऐसा वेक्टर चुनना होगा जिसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो सपोर्ट करे, whose ORI supports हाई कॉपी नंबर, हाई कॉपी नंबर। बताओ समझ में आई ये लाइन, हाँ या ना। अब मैं वापस से नहीं समझाऊंगा यार इस लाइन को क्योंकि मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब हम बात करेंगे भैया एक दूसरा एसेंशियल फीचर जो एक वेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सेलेक्टिवल मार्कर। सर क्या होता है सेलेक्टिवल मार्कर, एक वेक्टर को सेलेक्टिवल मार्कर की जरूरत क्यों है। जरा एक बात समझना, क्या आपको एक प्रोसेस याद है, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ सर याद है। जब भी आप जो है ट्रांसफर करते हो, जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए छोड़ो, अगर आप किसी भी डीएनए के पीस को अगर आप किसी होस्ट के अंदर डालते हो तो आप उस प्रोसेस को कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन। अब बायोटेक में तो हम भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल रहे हैं, ठीक है।
जरा समझना, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो क्या गारंटी है कि यार जितने आपने बैक्टीरिया लिए और जितना वो लिया उस सबके अंदर गया है आपका कौन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसा भी तो हो सकता है किसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो ही नहीं। हाँ सर बिल्कुल चांसेस है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझो कि आप इसको इस तरीके से समझो, जब भी आप रिएक्शन करते हो बच्चा, तो ये तो पक्की बात नहीं है कि आपने यार 5 जो है बैक्टीरिया की सेल ली, 5 रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिए या फिर आपने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिए, और आपने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तो क्या गारंटी है कोई, भाई कहीं तो लिख तो ऐसा नहीं रहा है कि 100% ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि पांचों की पांचों सेल के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा, नहीं सर। ऐसा हो सकता है कि किसी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना गया हो, ऐसा हो सकता है कि सर 60% आपको मान के चलो 80% सक्सेस मिल गया, यानी कि 5 में से 4 ऐसे आपके बैक्टीरिया रहे जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर गया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक के अंदर नहीं हुआ। जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, क्या मैंने उसको ट्रांसफॉर्मेंट कहा था? याद करो, शायद लेक्चर 1 में आया था ट्रांसफॉर्मेंट शब्द। बिल्कुल हाँ सर। तो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, और जो नहीं हुआ उसको आप क्या कहोगे सर? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। आप क्या कहोगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब आप एक ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में से कैसे अलग करोगे यार? आप ऐसा तो है नहीं कि आपकी आंखों से देख के आप बता दोगे, नहीं, आपको उसके लिए रिएक्शन करनी पड़ेगी। और वो किस तरीके से होती है, उसी में मदद करता है आपका कौन? सेलेक्टेबल मार्कर। क्या आपको समझ में आया सेलेक्टेबल मार्कर क्या मदद करता है? होता क्या है अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है सब समझ में आएगा, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। तो सेलेक्टेबल मार्कर आपका मदद करता है आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में। आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट भी तो करोगे, बिल्कुल। आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में किसको? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। किससे? आपके फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट। और जब आप नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटा दोगे तभी तो आपकी ग्रोथ होगी, किसकी? आपके ट्रांसफॉर्मेंट की। सपोज करो आपने दोनों को एक साथ रहने दिया, फिर आप क्या कर रहे हो? आप जब उसका कल्चर करोगे तो भैया आप जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे, तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको तो फ्री में न्यूट्रिशन मिल रहा है भैया, आप समझ रहे हो? तो जो आप ग्रोथ चाहते हो उसकी नहीं हो पाएगी। आप चाहते हो कि भैया आपको प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिले, तो इसके लिए आप चाहोगे जो आपका ट्रांसफॉर्मेंट है उसी को न्यूट्रिशन मिले, उसी को सारी बेहतरीन कंडीशंस मिले। इसलिए उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करना जरूरी है, समझ रहे हो? इसी में मदद करता है आपका बच्चा सेलेक्टेबल मार्कर। तो आप यहां पर आओगे और नंबर 2 डालोगे सेलेक्टेबल मार्कर। जो सेकंड फीचर है वो आता है आपका बच्चा सेलेक्टेबल मार्कर। अभी आपको समझ में भी आएगा सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। जनरली सेलेक्टेबल मार्कर होता है ना बच्चा, आपको मैं बताता हूं, जो आपका सेलेक्टेबल मार्कर होता है ना वो होता है आपका बच्चा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जी हाँ, एंटीबायोटिक। हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक डाल देते हैं। जिसके अंदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होगा उसके पास एक खासियत उसको मिल जाएगी, क्या? कि वो हो जाएगा आपका ड्रग रेजिस्टेंट या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो जब आप एंटीबायोटिक डालोगे तो उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, और जो आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा उसके अंदर तो नहीं पहुंचा आपका, कौन नहीं पहुंचा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो वो जो है आपका मर जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो आपके सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं वो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। तो एक वेक्टर के पास रेजिस्टेंस जीन होने चाहिए, कौन? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? इसी को हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। आपको अभी और अच्छे से समझ में आएगा, एक्सपेरिमेंट के साथ बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लिखने पे थोड़ा फोकस करो। सेलेक्टेबल मार्कर। तो मैंने आपसे क्या कहा, एक जो वेक्टर होता है उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, तो आप लिखोगे वेक्टर रिक्वायर्स। आप यहां पे लिखोगे बच्चा वेक्टर रिक्वायर्स, वेक्टर रिक्वायर्स, वेक्टर रिक्वायर्स सेलेक्टेबल मार्कर, वेक्टर रिक्वायर्स सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक, अब जरा देखो सेलेक्टेबल मार्कर किस चीज में मदद करता है आपकी, जरा देखो आप। तो आप यहां पर लिखोगे सेलेक्टेबल मार्कर जो है आपकी, सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफायर और एलिमिनेट करने में मदद करता है, किसकी? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की। जिससे कि आपकी जो है किसकी ग्रोथ हो सके? ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ हो सके। तो आप यहां पर लिखोगे बच्चा सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। जरा देखो, तो मैंने आपसे क्या कहा, सिलेक्टेबल मार्कर क्या कर रहा है, जरा देखो। सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है? हेल्प इन, सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प इन, एक मिनट,
तो आप यहाँ पर लिखोगे सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाइंग हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड eliminating help in identifying and eliminating non-transformant non-transformant अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो अभी इंतजार कर लो एक्सपेरिमेंट का, फिर सब समझ में आ जाएगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट selectively and selectively permitting growth of transformant and permitting selectively permitting growth of growth of transformant growth of transformant। देखो एक मिनट, इसे थोड़ा ढंग से लिखते हैं। एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि क्या करता है सेलेक्टिवल मार्कर भैया, ये आइडेंटिफाई करेगा पहले और उसके बाद क्या कर देगा, ये एलिमिनेट कर देगा किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, जिससे कि आपकी ट्रांसफॉर्मेंट की सेलेक्टिवली ग्रोथ हो सके। और जो सेलेक्टिव मार्कर्स होते हैं वो जनरली आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, जो कि आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसके अगेंस्ट में, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन। समझ में आ रहा है, बताओ हाँ या ना। देखो कर लिया नोट, पॉज करो और बच्चे नोट करो। हो गया नोट, आओ देखो। अब आप आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर और यहां पर लिखो सेलेक्टेबल मार्कर और इकोलाई। याद है इकोलाई में हमने एक्सपेरिमेंट करा था, उसको क्या बनाया था भैया, उसको हमने बनाया था क्या, आपका ड्रग रेजिस्टेंट बनाया था। तो भैया ड्रग रेजिस्टेंट कौन बनेगी, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और जिसके अंदर नहीं हुआ वो नहीं होगा। और जब आप उसके ऊपर क्या डालोगे, जब आप उसके ऊपर एंटीबायोटिक डालोगे तो भैया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर जाएगी, और जो ट्रांसफॉर्मेंट होगी वो जिंदा रहेगी। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, अभी देखो सेलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई, और इकोलाई छोड़ो, जनरली आप देखोगे सेलेक्टेबल मार्कर आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ही होता है। देखो आप लिखोगे बच्चों जर्नली जर्नली एंटीबायोटिक जर्नली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपका क्या होता है भैया, आपका जो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपका होता है सेलेक्टेबल मार्कर, जो कि आपका क्या करता है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स लाइक, जैसे कि आपकी होगी बच्चा एंटीबायोटिक कौन सी आपकी होगी, एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन। इसके अलावा होगी आपकी बच्चा क्लोरम फेनिकॉल क्लोरम फेनिकॉल। इसके अलावा होगी बच्चा आपकी टेट्रासाइक्लिन, और आपकी होगी कैनामाइसिन। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनके खिलाफ क्या करते हैं भैया, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर कोई एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो जीन कौन सा होगा, वो होगा आपका बच्चा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। बताओ हाँ या ना, समझ में आ रहा है। जो नॉर्मल इकोलाई होती है भैया उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में, क्या आपको समझ में आ रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं भैया, ट्रांसफर ऑफ पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो ये भी नोट डाल के आपको मैं लिखा देता हूँ। वैसे तो नॉर्मल बातें पता होती हैं बच्चों को, बट मैं फिर भी आपको लिखा देता हूँ। क्या आपको समझ में आ रहा है, इतना नोट कर लिया, हो गया नोट, हाँ या ना। ये नोट कर लो, इसके बाद आपको मैं नोट दो और डलवाऊंगा, उसके बाद जो है हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, और एक्सपेरिमेंट में मजा आ जाएगा, आंखें खुल जाएंगी आपकी। ठीक है, सारे कंसेप्ट बिल्कुल भेजे में सेट हो जाएंगे। आओ देखो आगे, अब आप डालोगे बच्चे नोट। देखो नोट में आप डालोगे जो आपकी नॉर्मल इकोलाई होती है बच्चों,
तो नॉर्मल आपकी इसर्शिया कोलाई होती है, नॉर्मल इसर्शिया कोलाई डू नॉट हैव क्या नहीं होता उसके पास, डू नॉट हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, डू नॉट हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। तो भैया अगर कोई नॉर्मल इकोलाई है, यानी कि ऐसी कोई इकोलाई नहीं, एक तो इकोलाई है जिसके अंदर मैंने क्या करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, तो उसका तो हो गया भैया ट्रांसफॉर्मेशन, और वो कहलाएगा अब ड्रग रेजिस्टेंस इकोलाई। तो भैया वही उस ड्रग के खिलाफ क्या कर पाएगा, रेजिस्टेंस शो कर पाएगा। और आपको ये भी समझना होगा, अगर मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन डालता हूं तो वो एम्पिसिलिन के लिए ही रेजिस्टेंस शो करेगा, अगर कोई और आपने एंटीबायोटिक डाल दी तो भैया वो किल हो जाएगा। ये बात भी समझो आप, ऐसा नहीं है कि भैया ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि जितनी भी ड्रग्स मौजूद हैं उन सब के खिलाफ वो बिल्कुल रेजिस्टेंस शो करेगा, नहीं बच्चा, समझ लो जिस पर्टिकुलर ड्रग का उसके पास रेजिस्टेंस जीन है उसके प्रति ही वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। और जनरली जो नॉर्मल इकोलाई होती है उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ही उसको जो है क्या मिलेगा, ये वाला रेजिस्टेंस जीन मिलेगा, ठीक है। दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लिखोगे प्रोसेस इन विच, प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पीस ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट, इसी को आप कहते हो बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए की यहाँ पर बात हो रही है, होस्ट मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया में हम करा रहे हैं, ठीक है। इसी को आप कहते हो बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको पहले भी लिखवा दी थी, डेफिनेशन तो नहीं लिखवाई थी बट मैंने आपको वैसे जो है बता दिया था, डायग्राम जो मैंने आपको कराया था, ठीक है। अब मैं आपको जो है क्या दिखाना चाहता हूँ बच्चा, अब मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहता हूँ, जरा समझने की कोशिश आप करिएगा, ठीक है। आओ देखो, इसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, देखो। अब जरा देखो ध्यान से, देखो ये है मेरा प्लाज्मिड, सपोज करो ये है बच्चा मेरा प्लाज्मिड, ये क्या है, ये है सर आपका प्लाज्मिड, ठीक है। और ये है मेरा डिजायर्ड जीन। अब जरा देखो, ऐसा तो है नहीं, ये देखो इसको इस तरीके से मैं ले लेता हूँ। तो मैंने आपसे क्या कहा बच्चा, ये मेरा क्या है, ये है मेरा प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड मेरा क्या है, वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है मेरा, ये है बच्चा मेरा डिजायर्ड जीन, ये है मेरा डिजायर्ड जीन, जरा समझना, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड है भैया ये क्या है, वेक्टर, तो इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, आप समझो इस बात को, ठीक है। ये हो गया आपका प्लाज्मिड और ये हो गया रेजिस्टेंस जीन। अब मैं क्या करूंगा बच्चा, मैं इन दोनों को कट करूंगा सेम आर ई से, मैं क्या करूंगा, कट करूंगा दोनों को सेम आर ई से, यानी आर ई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने क्या करा, इनको कट कर दिया। जरा देखो इस तरीके से मैंने, सपोज करो इस तरीके से मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से आप देखिएगा। जब मैं इसको कट करूंगा तो एक बात बताओ, मैं आपसे ही जानूंगा, सुनना जरा ध्यान से, जरा देखो, देखो ऐसा हो सकता है कि ये कट कर दे, कर दिया। अब ऐसा थोड़ी कि हर किसी को कट कर दिया, कोई एक ऐसा भी तो होगा जिसके अंदर, जिस प्लाज्मिड में कोई भी आपका कट नहीं लगेगा, बताओ हाँ या ना। क्या आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ऐसा भी तो होगा भैया कि किसी के अंदर आपका कट लगेगा ही नहीं, बताओ हाँ या ना। एक प्लाज्मिड ऐसा भी तो हो सकता है जिसके अंदर आपका कट लगेगा ही नहीं, वो प्लाज्मिड ऐसे के ऐसा ही रहेगा। एक ऐसा होगा जिसके अंदर कट लग जाएगा, देखो सब चांसेस पॉसिबल है। अब हुआ क्या, अब जिसके अंदर कट लग गया उसके अंदर क्या होगा, जब लाइगेज का एक्शन होगा तो लाइगेज क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा। लाइगेज भैया तभी तो एक्शन कर पाएगा जहां पर कट लगा होगा, जिसमें कभी कट लगा ही नहीं वहां पर लाइगेज अपना काम कैसे करेगा। तो जब लाइगेज ने यहाँ पर काम करा तो क्या हुआ, इस तरीके से कट लग गया और दोनों जुड़ गए। अब जरा देखो तो आपको इससे क्या देखने को मिला,
आपको इससे देखने को मिले दो तरह के प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड ऐसा जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी क्या है, उसके अंदर कभी आर से कट लगा ही नहीं, तो फिर भैया डिजायर्ड जीन को लाइगेज कैसे जोड़ता। दूसरे में कट लग गया तो डिजायर्ड जीन जो है लाइगेज ने आके जोड़ दिया। तो अब जरा देखो, एक तो प्लाज्मिड में रिकॉम्बिनेशन हो गया, दूसरे में नहीं हुआ, तो एक को आप क्या कहोगे रिकॉम्बिनेंट, दूसरे को क्या कहोगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। बताओ हाँ या ना। ये क्या कहलाएगा आपका, सर ये कहलाएगा मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ये जो आपका डीएनए बना है, ये जो वेक्टर है, इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं। तो ये है बच्चा आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या इसके अंदर आपको कोई भी ग्रीन पार्ट दिख रहा है? नहीं सर। जैसा प्लाज्मिड आपने लिया था वैसा ही रहा। ऐसा क्यों रहा? क्योंकि आर ई ने जो है अपना काम इस पर या तो करा नहीं, और कर दिया तो क्या हुआ, जैसे इसने करा तो अपने आप ही बाद में क्या हुआ, बच्चा ये जुड़ गया। ठीक है, आप समझ रहे हो, इससे वो जुड़ नहीं पाया। कौन नहीं जुड़ पाया? आपका डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। क्या आपको समझ में आ गया? चाहे उसके पीछे की कोई भी प्रोसेस रही हो, हमें ये देखने को मिला कि एक प्लाज्मिड में कोई चेंज नहीं हुआ, दूसरे में जो है आपका क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चा? रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। ये कहलाएगा बच्चा आपका रिकॉम्बिनेंट। बताओ क्या आपको इतनी कहानी समझ में आ गई, हाँ या ना? अब हम कराएंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन। अब भैया ट्रांसफॉर्मेशन में भी कोई ये गारंटी थोड़ी है कि सभी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जरा समझना। ट्रांसफॉर्मेशन में अब क्या होगा जरा समझते हैं। अब होगा बच्चा आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो यहां तक। क्या आपको समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। हम क्या करते हैं, एक प्लाज्मिड लेते हैं, डिजायर्ड जीन लेते हैं, दोनों को कट करते हैं आर ई से। जब आपने कट करा तो भैया जरूरी थोड़ी कि जितने आपने प्लाज्मिड लिए सब में कट लगेगा, नहीं सर, किसी में नहीं लगा। जिसमें लग गया उससे डिजायर्ड जीन जोड़ देगा कौन, लाइगेज। जिसमें नहीं लगा वो नॉर्मल रहेगा। अब भैया जिसमें लग के जुड़ गया तो उसके अंदर आपका डिजायर्ड जीन भी आ गया, प्लाज्मिड का भी जो है मटेरियल है अपना जेनेटिक, तो वो क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट। और जिसके अंदर कुछ नहीं रहा, सिर्फ प्लाज्मिड प्लाज्मिड का ही अपना खुद का जो है क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब होगा ट्रांसफॉर्मेशन, जरा देखो। अब होगा बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, देख जरा ध्यान से। अब होगा तेरा ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस तरीके से तू क्या करेगा, इस तरीके से तेरी इकोलाई आ जाएंगी। ये देख, ये तेरी इकोलाई हो गई। अभी ये जो तुझे इकोलाई दिख रही है, अभी जो तुझे बच्चा ये तेरी इकोलाई दिख रही है, अभी इनके पास किसी भी तरह का क्या नहीं है, अभी इनके पास नहीं है, अभी इनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। देख रहे हो, खुद का ही क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि मैंने इसमें दिखाया नहीं है। अब देखो यहाँ क्या दोनों तरह के अवेलेबल है? हाँ सर, यहाँ दोनों तरह के अवेलेबल है। देखो ये मैं दो दो करके दिखा रहा हूँ, पर कोई भाई दो थोड़ी होंगे। ये तो रिएक्शन पूरी पूरी एक वीकर के अंदर चल रही है भैया, आप समझो ना। ये तो मैंने ले लिए हैं नंबर में ऐसे। अब जब इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो जरा देखो क्या होगा। यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर आपकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं। एक ऐसा इकोलाई हो सकता है जिसके अंदर कोई भी ना जाए, ना तो रिकॉम्बिनेंट ने एंटर करा, ना ही आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट ने करा, यानी कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। अब दूसरी में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, बट इसके अंदर जो आपका, इसके अंदर जो आपका गया वो कौन गया, रिकॉम्बिनेंट नहीं, नॉन रिकॉम्बिनेंट गया। और थर्ड में क्या पॉसिबिलिटी है, थर्ड में सर ये पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर आपका क्या चला गया, इसके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट वाला डीएनए चला गया। यानी रिकॉम्बिनेंट कौन चला गया, आपका रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड हमने बनाया ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब वो प्लाज्मिड थोड़ी कहलाएगा, वो चला गया। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है। तो देखो इस केस में हमारा क्या कहलाएगा, एक के अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो ये आपका कहलाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये आपका कहलाएगा बच्चा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये आपका कहलाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि इसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बाकी दो के अंदर ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, जैसे कि इसके अंदर वो हुआ है जो हमें एक्चुअल में चाहिए, जो हमारा रिजल्ट है। इसके अंदर गया कौन, रिकॉम्बिनेंट। इसके अंदर क्या हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया, तो इसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और ये हमारा है आपका क्या बच्चा, ये है हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या आपको समझ में आ गया? अब इनको जो डिफरेंशिएट करने में मदद करता है वो है ये सेलेक्टेबल मार्कर। पहले आप इतनी कहानी समझो, बाकी आगे की कहानी हम देख लेंगे अपने आप। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए भैया ये तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। आपको क्या पता लगा, आपको ये पता लगा कि भैया एक तो था हमारा प्लाज्मिड, एक था डिजायर्ड जीएनए। तो आर ई ने दोनों पे कट लगाया, तो किसी प्लाज्मिड में कट लग गया, किसी में नहीं लगा। जिसमें कट लग गया उससे डिजायर्ड जीन जोड़ दिया किसने, लाइगेज ने। अब एक तो आपका प्रॉपर प्लाज्मिड ही रहा, दूसरा आपका बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
जिसमें रिकॉम्बिनेंट बन गया उसको आप कहते हो रिकॉम्बिनेंट, जिसका नहीं बन पाया उसको आप कहते हो नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी कि उसके अंदर पूरा का पूरा जैसा प्लाज्मिड आपका होता है उसमें कोई भी उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ हुई ही नहीं, तो उसको आप कहते हो नॉन रिकॉम्बिनेंट। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कराते हो तो होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन में, आप ट्रांसफॉर्मेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर आप जो है डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को एंटर कराते हो, यानी कि इस केस में हम किसको एंटर करा रहे हैं, हम रिकॉम्बिनेंट को एंटर कराना चाह रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि भैया एक तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी इकोलाई के अंदर कोई भी एंट्री ही ना हो किसी भी पीस ऑफ डीएनए की, यानी कि वही हमारे रिकॉम्बिनेंट की, तो वो कहलाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जो बाकी दो पॉसिबिलिटीज हैं वो ये हैं कि भैया एक के अंदर तो पूरा का पूरा जो प्लाज्मिड के साथ छेड़छाड़ हुई नहीं वो एंटर कर जाए, यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ऐसे केस में उसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट तो कहलाएगा, बट वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। जो हमारा एक्चुअली में आइडियल रिजल्ट हमको चाहिए वो हमें मिलता है उससे जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर करता है जिस इकोलाई के अंदर, तो जिसके अंदर एंटर कर गया वो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेंट तो वो कहलाएगा। और उसके अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर करा है इसलिए हम उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो जब भी आप कोई भी जो है क्या कराते हो ट्रांसफॉर्मेशन, तो तीन ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, आपको देखने को मिलेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरा देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट में दो वैरायटी देखने को मिलेंगी, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करा जाएगा, अब देख रहे हो तीनों के तीनों हैं आपके पास। अब भाई जब आप रिएक्शन करोगे आप आंख से देख के तो बता नहीं सकते कि आपको दिख रहा है हाँ यार देखो ये इससे जुड़ गया, देखो ये इससे नहीं जुड़ पाया, देखो इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, देखो इसके अंदर नहीं हुआ, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो यार हमारा सिर्फ प्लाज्मिड गया है यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए ने एंट्री नहीं ली, अरे देखो इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंट्री ली है तो यही है हमारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, इसको अलग करो अलग करो। ऐसे तो देख के नहीं कर लोगे भाई, भाई रिएक्शन चल रही है कोई तरीका तो होगा, तो उसके अंदर हमारा सेलेक्टिवल मार्कर मदद करता है। पहले आप इतना समझो बच्चों, बाकी बात जो है हम कल करेंगे। तो आप क्या करोगे बच्चा, यहां से इसको नोट करना शुरू करोगे, आप इतना समझो, बाद में आपको और अच्छे से समझ में आएगा भी, आप इतना नोट करो पहले। बाकी जो बात होगी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आपकी, कि किस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इनको जो है क्या कर रहे हैं, अलग करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। होता क्या, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये जो आपको प्लाज्मिड दिख रहा है इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। तो जिसके अंदर ये क्या हो गया, देखो ये आपने नोट कर लिया, हाँ सर नोट हो गया, अगली स्लाइड पे आओ, आप इसको नोट करो पहले, हो गया, कर लिया नोट। अब जरा सुनना मेरी बात, ठीक है, जो कि हम बात अब आगे के लेक्चर में करेंगे। देखो एक तो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसके पास जो प्लाज्मिड मैंने लिया है वो क्या है, मेरा वेक्टर है, वेक्टर है तो उसके पास मैंने क्या कहा, सेलेक्टिवल मार्कर। सेलेक्टिवल मार्कर क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब होगा क्या, आपको जो है अब देखो जिसके अंदर एंट्री नहीं है वो इकोलाई क्या ड्रग रेजिस्टेंट बनेगी, नहीं बनेगी सर। तो होगा क्या, ये जो है आपकी मर जाएगी, इससे आपको जो है क्या कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में। बाकी नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में कैसे डिफरेंशिएट होगा, ये कहानी आपको आगे पता लगेगी, क्योंकि हमें तो भाई रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए ना, आप समझ रहे हो। तो ये कहानी आपको आगे पता लगेगी। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक बच्चों आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अरे थैंक यू स्लाइड तो लाओ। तो चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बायोटेक्नोलॉजी अब तक बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।